हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आपके निवेदन पर आपने कहा था कि मैम एक ही वीडियो में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराइए। तो दोस्तों, आज वो वीडियो आपके लिए आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय का संपूर्ण सार एक साथ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सब आपका पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए लास्ट चैप्टर आपका क्या आता है, आंकड़ों का प्रदर्शन और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो दोस्तों, आज हम लोग टोटल 10 चैप्टर जो आपके सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है दोस्तों 1857 का स्वाधीनता संग्राम। और दोस्तों, आपको पता है कि भारत से अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित जो प्रयास था वो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया था। और दोस्तों, विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के संबंध में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। और यहाँ पर हम देख लेंगे विपिन चंद्र के अनुसार क्या इन्होंने कहा 1857 ईस्वी के विषय में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इनका क्या कहना है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो राष्ट्र को मुक्त कराने यानी कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए वीर सावरकर के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। इनका क्या कहना था कि जो ये विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का जो ये विद्रोह था ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा स्टेटमेंट और आपको बताना रहेगा, तो आप इसको रिवीजन करके ही जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के कारण। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के कई कारण थे। इन कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक कारण भी मुख्य स्थान रखते हैं। दोस्तों, आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1857 के राजनीतिक कारण क्या थे और धार्मिक कारण क्या थे। तो इसलिए आपको पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसके पहले हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सामाजिक अध्ययन, हिंदी और साथ ही साथ शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, इन सब के डिटेल स्टडी कराई गई है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे राजनीतिक कारण में राज्यों को हड़प करने की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी, ये भी आपको पता है। और आगे चलिए देखते हैं। पेंशन और उपाधियों की समाप्ति लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ये राजनीतिक कारणों के अंतर्गत है दोस्तों। और कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे और हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके राज्यों को हड़प लिया था, यानी कि उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया और उनके राज्यों को हड़प लिया और अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारतीयों द्वारा अंग्रेज अधिकारी कभी भी विश्वास के पात्र ना बन पाए और वे उनके लिए सदैव विदेशी बने रहे। तो दोस्तों, आपको पता है राजनीतिक कारण के अंतर्गत ये सारे कारण थे जिसकी वजह से 1857 ईस्वी की क्रांति। अब देखते हैं हम लोग आर्थिक कारण क्या थे। दोस्तों, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। दोस्तों, जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि की अस्थायी रूप से स्वामी बना दिया और इसके परिणाम स्वरूप वह किसानों से मनमाने ढंग से भू राजस्व कर वसूल रहे थे, ये एक आर्थिक कारण है। और दोस्तों, दूसरा था बेरोजगारी की समस्या। यहाँ पे देखिए भारतीय जो थे वो जब विदेशी माल भारत में आने लगा तब भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई और इससे कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे और लोगों में बेकारी और बेरोजगारी की समस्या भी व्याप्त हो गई। तो ये दोस्तों हो गया आर्थिक कारण जिसकी वजह से 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। अब हम लोग देखेंगे धार्मिक कारण क्या था। ईसाई धर्म का प्रचार। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमारे देश में जो भी भारतीय हैं वो अलग अलग धर्म से संबंधित है और उन्हें अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि वो दूसरे धर्म की उपेक्षा कर रहे, बल्कि वो सभी धर्मों को महत्व तो देते हैं लेकिन अपने धर्म के अलावा वो किसी अन्य धर्म को अपनाने में कहीं ना कहीं हेजिटेट होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भी किया। तो एक तरह से भारतीय जो थे वो ईसाई धर्म अपनाने से बिल्कुल कतराने लगे और कहीं ना कहीं जबरन भी अंग्रेजों ने ईसाई धर्म में अपनाने के लिए बाध्य किया भारतीयों को। तो ये भी एक धार्मिक कारण था जिसकी वजह से 1857 ईस्वी की क्रांति हुई।
और दोस्तों यहाँ पर देखिए, चूंकि अगर धार्मिक कारण में हम देखें तो जो भी लोग ईसाई धर्म को अपना रहे थे उन्हें नौकरी भी, सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी से मिल जा रही थी। तो एक तरह से यहाँ पर एक लालच दिया जा रहा था अंग्रेजों के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जातिवाद की उपेक्षा। अंग्रेजों द्वारा जब रेलवे की सुविधा का आरंभ किया गया तब भारतीय लोगों ने इसे अपने धर्म के हस्तक्षेप समझा, क्योंकि उन्हें सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते थे उसमें, और इससे भारतीयों ने अपने जाति की उपेक्षा माना। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जातिवाद की उपेक्षा हो रही थी कि जहां पर अंग्रेजों ने रेलगाड़ी प्रारंभ कर दिया था भारत में 1853 ईस्वी में, तो उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय थे उन्हें ये लगता था कि अब तो प्रत्येक जाति के लोग एक साथ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बराबरी का भाव ना होना चाहिए। यहाँ पे ऊंच नीच का जो हमारे यहाँ भेदभाव था वो भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं एक खटक रहा था कि अब जो ऊंच नीच एक साथ बैठेंगे ये कहीं ना कहीं हमारे जो जातिवाद का अंत हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे धर्म को भी ठेस पहुंचेगी। ये लोगों की जो सोच थी उस समय। और देखिए यहाँ पे तीसरा क्या था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को जो कारतूस दिए थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी, और इसके कारण हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इसका विरोध किया। आपको पता है ये सारे कारण दोस्तों, लेकिन यह है कि आप ये जितने भी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो मेन पॉइंट है वो आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, फिर आपको एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा समझते चल रहे हैं। उसके बाद देखिए गोद निषेध नीति। लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को भी आघात पहुंचा था। गोद निषेध नीति आपको पता है, झांसी की रानी भी इसी का शिकार हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, राजनीतिक कारण देखा, आर्थिक कारण देखा, और इसके अलावा हमने धार्मिक कारण देखा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। भारतीयों को अंग्रेज हमेशा हीन भावना से देखते थे, और उन्हें जब भी अवसर प्राप्त होता था तब वह भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी कर देते। तो ये सामाजिक कारण था, जहाँ पे समाज में भारतीयों को हे दृष्टि से अंग्रेजों के द्वारा देखा जाता था, और ये भारतीयों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वो अपने ही देश में एक गुलाम की तरह जीवन जीना पसंद नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है सती प्रथा पर रोक। दोस्तों अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना भी व्याप्त हो गई थी। दोस्तों चूंकि हमारे देश में जो प्रथाएं चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होना भारतीयों के लिए एक आघात था। वो नहीं चाहते थे कि हमारे जो भी कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर अंग्रेज अपना छाप छोड़े, इसलिए वो कहीं ना कहीं जब सती प्रथा का अंत हुआ तो एक तरह से भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बाल विवाह पर रोक। अंग्रेजों ने बाल विवाह को गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दिया था, इससे भारतीय लोग भी असंतुष्ट हो गए थे। अब दोस्तों हमने 4 कारण देख लिए, अब हम देखेंगे 5वां कारण क्या है, सैन्य कारण। भारतीय सैनिक भारत में कुल ब्रिटिश सैनिकों के 7/8 थे। ये सैनिक भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग थे। ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का दुष्परिणाम उन पर भी पड़ा, और सैनिकों को उनके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। आपको पता है कि जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के यहाँ यानी कि अंग्रेजी सेना में जो सैनिक कार्य करते थे उनको कम वेतन भी दिया जाता था, किसकी तुलना में, अंग्रेजों की तुलना में, और उनकी प्रोन्नति भी नहीं होती थी, यानी कि उनका जो प्रमोशन होता था वो भी नहीं होता था। सभी अवसर उनके लिए बंद थे, और सभी उच्च पदों पर ब्रिटिशों के आरक्षित, और जो भी सभी पद थे उच्च पद जो थे वो सभी ब्रिटिश जो भी आके भारत में रहते थे उनके लिए वो आरक्षित थे, तो ब्रिटिशों के लिए आरक्षित थे। और हिंदू सैनिक समुद्री यात्रा का विरोध करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि अगर समुद्र यात्रा करेंगे तो उनके धर्म द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में ये मान्यता थी कि अगर हम समुद्र की यात्रा करते हैं तो हमारा जो धर्म है वो नष्ट होगा, इसलिए, और कहीं ना कहीं उन्हें धर्म से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। तो ये सब कारण थे जिनकी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सैन्य कारण के अंतर्गत आए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तत्कालिक कारण क्या था। अब इतना तो हमने देखा कि राजनीतिक कारण, चूंकि दोस्तों जब भी कोई बड़ी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कुछ एक दिन का कारण नहीं होता, उसके पीछे धीरे धीरे, जैसे कि आपके अंदर अगर सहनशीलता है तो अगर आपसे कोई भी इस तरह का बर्ताव करता है तो आप उसकी तुरंत रिप्लाई नहीं करते हो,
आप उसको कई दिनों तक इग्नोर करते हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको ज़रूर रिप्लाई देते हो और उसको बहुत अच्छे ढंग से रिप्लाई देते हो। तो सेम यही कंडीशन था भारतीयों के साथ। भारतीय भी बहुत दिनों से अंग्रेज को, जो अंग्रेजी सरकार थी उसको एक तरह से सहन कर रहे थे। उसकी जो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं यातनाएं थी और जो भी भारतीयों का शोषण हो रहा था वो सब सहन कर रहे थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक तरह से यहाँ पर एक क्रांति का रूप ले लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आर्थिक कारण हमने देखा, सामाजिक कारण देखा, राजनीतिक कारण देखा, धार्मिक कारण देखा, लेकिन सैन्य कारण भी देखा। और लेकिन तात्कालिक कारण क्या हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों ये आपसे अक्सर पूछता है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। दोस्तों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष लंबे समय से भारतीयों के बीच बढ़ रहा था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, चूंकि जो सैनिकों के बीच जो भी बंदूकें यूज की जा रही थी उसमें जो कारतूस लगे होते थे वो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था उसमें। और इन कारतूसों को प्रयोग को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने प्रयोग करने से इनकार कर दिया और इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया जाता है। और दोस्तों आपको इसके पहले जब हम लोग राजन सीरीज और पवन सीरीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है अनुशासनहीनता का, और उसकी वजह से ये इनको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल को। दोस्तों इनको फांसी 18 अप्रैल को दी जानी थी, लेकिन 10 दिन पहले इनको फांसी दे दी जाती है, क्योंकि जो वहाँ जो भारतीय थे कहीं ना कहीं मंगल पांडे के पक्ष में थे और जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विद्रोह और फिर से हो सकता था। इसलिए अंग्रेज कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा बौखला और डर जाते हैं, इसलिए 10 दिन पहले इनको फांसी दे देते हैं। और इनके एक सैनिक साथी और थे, उनको भी 21 अप्रैल को, ईश्वरी प्रसाद, आई थिंक मुझे कुछ मिस हो रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है, उनको भी 21 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं क्या थीं। दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में लड़ा गया था और भारतीय विद्रोह और सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं यहाँ पे देखेंगे। पहला है बैरकपुर। दोस्तों यहाँ पे देखिए 29 मार्च 1857 को, दोस्तों ये भी आपके देखिए उसमें पूछा था, आपके जब हम लोग राजन सीरीज पढ़ रहे थे तो राजन सीरीज में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी ये पूछा था। तो वहाँ पे 29 मार्च 1857 को 1857 स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है, किससे? मंगल पांडे के द्वारा। और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका मेरठ। दोस्तों बंगाल, यहाँ पे देखेंगे मंगल पांडे द्वारा दिए गए विद्रोह की चिंगारी अभी बुझी ही नहीं थी कि 10 मई को 1857 को मेरठ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। यानी कि अभी देखिए 8 अप्रैल को उनको फांसी दी जाती है, 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह किया था और फिर 1 महीने के बाद ही 10 मई को क्या होता है कि मेरठ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो भी चर्बी युक्त कारतूस का यूज नहीं करना चाहते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी 11 मई को। और इस तरह से देखिए कुछ ही दिन के अंतराल पे हर जगह पे क्रांतियां हो रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रांति हुई थी वो 11 में 1857 को हुई थी और यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने, जिन्होंने हम बख्त खां के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली पर पुनः आधिपत्य हो जाता है अंग्रेजों का 1 माह के पश्चात, चूँकि दोस्तों ये बहुत ही आसानी से क्रांति को दबाने में सफल हो जाते हैं। और दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया जाता और उसे रंगून भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर था लखनऊ। लखनऊ में इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी 4 जून को और 4 जून 1857 को। और यहाँ पर लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। आगे देखते हैं कानपुर में। दोस्तों कानपुर में इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 1857 को और यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था नाना साहब यानी कि और तात्या तोपे ने। और झांसी में देखिए, झांसी में 5 जून को इसकी शुरुआत होती है
और इस यहाँ पर आपको पता है ना, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के बीच भीषण झांसी में क्या होता है, अंग्रेजों और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बीच भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में झांसी की रानी को वीरगति प्राप्त होती है और झांसी अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। और दोस्तों इलाहाबाद, इलाहाबाद को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। आपको पता है कि 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और दोस्तों यहाँ पर नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको कुछ बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेन मेन पॉइंट याद रखना है कि अलग अलग जगहों पे जो 1857 से संबंधित क्रांतियां हुई थी वो वहाँ पे उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो देखिए इलाहाबाद में थे लियाकत अली, और उसके बाद जगदीशपुर में हम लोग देखेंगे, जगदीशपुर में 12 जून 1857। अब बस आपको डेट याद रखनी है और वहाँ के नेतृत्वकर्ता जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था इसका नेतृत्व। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बरेली, बरेली में 1857 में हुई, यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत जून 1857 को हुई थी और इसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। आगे हम चलिए देखते हैं फैजाबाद। यहाँ पे देखिए फैजाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी मौलवी अहमद उल्ला ने। और दोस्तों वर्तमान को फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है। आपको पता है वर्तमान में जो फैजाबाद है वो अयोध्या के नाम से जाना था, ये सब तो आपको पता ही होगा। और फतेहपुर में किया था इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अजीमुल्ला ने। और दोस्तों मध्य प्रदेश में संग्राम का नेतृत्व किया था रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। दोस्तों यहाँ देखिए रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, आपके उसमें भी सीरीज में भी हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ समय के पश्चात अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में कर लिया था। दोस्तों चूंकि यहाँ पर देखिए ये जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, इसमें देखिए जो भी क्रांतियाँ हुई लेकिन वो एक साथ नहीं हुई थी, अलग आपको देखेंगे। जब हमने यहाँ पे देखा लगभग एक महीने के अंतराल पर क्रांतियाँ हुई, तो जिसकी वजह से अंग्रेजों को मौका मिल गया क्रांति को दबाने का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कारण निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या तोपे, अजीमुल्ला खां, बहादुर शाह जफर। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो भी हम लोग रिवीजन करते चल रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह के लोगों से संबंधित जो भी नेतृत्व करता हूँ उनके नाम आप पक्का याद रखिएगा, क्योंकि आपसे यही एग्जाम में पूछता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 1857 क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे। और यहाँ पर देखिए 24 मार्च को जब मंगल पांडे ने आवेश में आकर चर्बी कारतूस का विरोध करके क्रांति की शुरुआत कर दी, तो यह क्रांति बंगाल के अतिरिक्त दिल्ली, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस आदि स्थानों पर फैल गई। और अगर क्रांति निश्चित समय पर हुई होती तो वह अवश्य सफल हुई होती। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रांति का स्थानीय स्वरूप क्या था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से राष्ट्र में व्याप्त नहीं हो सकी, यह देश के कुछ ही हिस्सों में सीमित रह गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि कई देशों के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, परंतु कुछ राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत का भी साथ दिया। तो दोस्तों क्रांतिकारियों की प्रभावी नेता का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे कुशल नेतृत्व का अभाव था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में निश्चित लक्ष्य का अभाव। दोस्तों क्रांतिकारियों के क्रांति के पीछे के उद्देश्य अलग अलग थे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं हर कोई अंग्रेजों से पीड़ित था, लेकिन जो पीड़ित होने का कारण था वो अलग अलग था। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, नाना साहब पेंशन ना मिलने के कारण पीड़ित थे, और बेगम हजरत महल अवध को कंपनी सरकार ने मिला लिया था अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, तो इसलिए बेगम हजरत महल उनके अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। और यहाँ पर हम देखें तो इस तरह से सबके उद्देश्य एक समान नहीं थे। और इसी तरह से देखें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जो उद्देश्य था, चूंकि अंग्रेजों ने जो डलहौजी था उसने क्या किया था, राज्य हड़प करने की नीति अपनाई थी, और उसने ये कहा था कि जिस भी राजा के पास संतान नहीं है, खुद की संतान नहीं है, उनके राज्य को वो अंग्रेजी राज्य में मिला लेगा। तो दोस्तों इस वजह से भी क्या हुआ कि जो भी झांसी की रानी और आपने देखा अवंतीबाई भी मध्य प्रदेश से संबंधित, तो अलग अलग जगह के लोगों ने अपने जो भी अलग अलग उद्देश्य थे उनको पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों के विरोध में हुए थे। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं अलग अलग कारण थे क्रांति होने के। यहाँ पे एक निश्चित लक्ष्य का अभाव था।
अब दोस्तों यहाँ पर देखें जन साधारण का क्रांति के प्रति उदासीन होना। दोस्तों इस क्रांति का जो उद्देश्य था वो समझ में नहीं था, कहीं ना कहीं लोगों की समझ से बाहर था। जो जो इससे अनभिज्ञ थे, एक तरह से जो जन, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी देश की अन्य जनता थी, लोगों ने समाज में फैली हुई अशांति का जिम्मेदार क्रांतिकारियों को बताया। देखिए दोस्तों, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे उन्हीं को ही लोगों ने समाज में जो भी अशांति मची थी उसको उन्हीं क्रांतिकारियों को जिम्मेदार बताया, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग हमारे ही हक के लिए लड़ रहे हैं अंग्रेजों से। तो यह क्रांति की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अब दोस्तों इसके अलावा हम देखें सैनिक दुर्बलता। भारतीय सेना अंग्रेजों की सेना के समक्ष कुछ भी नहीं थी। अंग्रेजी सेना कुशल एवं संगठित थी, परंतु भारतीय सैनिक भी आपस में मतैक्य नहीं थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कारण समझ लिया असफलता का। अब हम देखेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विद्रोह के क्या परिणाम हुए। दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्रोह के क्या परिणाम हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में हलचल मच गई और वहां सरकार को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को संभाल नहीं पाएगी। तो 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन अब महारानी के हाथों में चला गया। यानी कि अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके सीधे भारत का शासन अब इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके हाथ में था। और यहाँ पर देखिए ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए सन 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने ये घोषित कर दिया कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार राज्यों के साथ हुए समझौतों एवं संधियों का यहाँ पे पालन करेगी तथा किसी भी राज्य को जबरन हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे देश के क्रांतिकारियों के द्वारा जो, ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी वो बिल्कुल पूरी तरह से असफल रही। यहाँ पे देखिए अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जा चुकी थी। अब यहाँ पे सीधे इंग्लैंड की महारानी के द्वारा शासन हो रहा था और यहाँ पर महारानी का ये कथन था कि जो भी संधियां और समझौते हुए हैं राज्यों के साथ वो किसी भी राज्य को जबरन हड़पने का प्रयास नहीं करेंगी। यहाँ पे देखिए सेना के संगठन में परिवर्तन। दोस्तों विद्रोह का भारत में सेना संगठन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सेना का पुनर्गठन हुआ और अंग्रेज सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई। तोपखाने पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन कर दिए गए। ये यहाँ पे परिवर्तन हुआ और धर्म की रक्षा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों को उनके धर्म की रक्षा करने के प्रति आश्वासन दिया कि अब किसी भी तरह का जबरन ईसाई धर्म नहीं अपनाना पड़ेगा किसी को भी। यहाँ पे वो अपने धर्म की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे यानी कि भारतीयों को अपने धर्म को अपनाने के लिए वो स्वतंत्र हो गए। और दोस्तों भारतीय सरकार व ब्रिटिशों में जो मतभेद था, विद्रोह के उपरांत भारतीय सरकार और ब्रिटिशों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और ब्रिटिशों ने भारतीय प्रगति के रास्ते बंद कर दिए थे और भारतीय बंदियों को मार डाला गया, जिससे भारतीय उनसे घृणा करने लगे और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भी यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश थे वो अब भारत में रुकने से भी डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी ये एहसास हो चुका था कि भारतीय अब जाग चुके हैं, उन्हें भी अपने हक का पता लग चुका है, उन्हें भी अपने हक के लिए लड़ना आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पे 1857 ईस्वी की क्रांति पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन जो हुए थे भारत में उनके विषय में। दोस्तों देखिए भारत के जन जागरण में भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान रहा है। दोस्तों देखिए ये जो समाज सुधार आंदोलन थी ये कहीं ना कहीं भारत में व्याप्त जो भी कुरीतियां, जो भी अंधविश्वास थे उसको समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों नव जागरण से आशय ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से जिसमें कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों, शूद्रों, दलितों सहित समाज के कमजोर तबके के जो भी थे लोग उनकी स्थिति को सुधार में लाने के लिए धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांडों के विरुद्ध जन जागृति पैदा करने और शिक्षा का प्रसार तथा लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक तरह से सोच पैदा करने के लिए ये जो अभियान चलाए जा रहे थे, यानी कि जो भी समाज सुधार आंदोलन थे इनके माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ब्रह्म समाज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं वहाँ का ये निचोड़ है, जहाँ पे हम लोग ये सारे चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके चाहे सीरीज में राजन सीरीज हो या पवन सीरीज हो।
और साथ ही साथ दोस्तों इसमें देखिए आपका एक ही वीडियो में सब कवर करना है, तो आपको डिटेल स्टडी अगर आपने की है तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगी, अगर किसी भी डीएलएड प्रशिक्षु भाई बहन ने अगर डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो उसे इसका जो सार है वो समझ में आए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो में लाने का मेरा मेन मोटो यही है कि आप चीज़ों को सार में समझें। और भले ही यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में आपके आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन ना कर पाएं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया, और ब्रह्म समाज उस समय के धार्मिक आंदोलनों में सबसे पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जैसा अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपसे कोई बाहरी आके कहे कि आप गलत कर रहे हो तो वहां पे आप बाहरी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। क्यों आप बाहरी के ऊपर विश्वास करोगे? लेकिन अगर वही गलत कार्य आपका घर वाले अगर आपको रोकते हैं कि बेटा ये गलत है, आप इस कार्य को ना करो, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को सोचोगे और आपके अगर मन में आएगा तो आप उस कार्य को नहीं भी करोगे और कर भी सकते हो। तो यहाँ पे यही कार्य किया हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने लोगों को ये रियलाइज कराया कि जो भारत में व्याप्त बुराइयां हैं ये कहीं ना कहीं समाप्त होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना करके इन्होंने समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां थी उसके विरोध में आंदोलन चलाया था। और राजा राम मोहन राय ने धर्म में सुधार द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा भी की, और उनकी दृष्टि शोषितों पर भी गई और उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। सती प्रथा के लिए नियम और स्त्री शिक्षा आदि के लिए निरंतर आवाज भी उठाई। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें ब्रह्म समाज के कार्य क्या थे। शिक्षा संबंधी कार्य थे जिसमें राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारतीय शिक्षा का आधुनिकीकरण किया। ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति तथा समाज सुधार आंदोलन भी चलाए। और विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भारतीयों में कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जो भारतीय कहीं ना कहीं हेजिटेट होते थे, वो अपने विचारों को अब खुलकर व्यक्त कर सकते थे। और आगे हम चलिए देखते हैं, यहाँ पे है देखिए ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत, चूंकि हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते चलेंगे। ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी और निराकार है, और ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है। आत्मा अजर अमर है। ईश्वर के प्रति पितृ भावना, मनुष्य जाति के प्रति भातृत्व की भावना, ये सारे इन्होंने बताए। और ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य और पर विश्वास करता था और जाति तथा छुआछूत का विरोधी था। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक निचोड़ हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप एक एक वीडियो जरूर देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रार्थना समाज। दोस्तों प्रार्थना समाज सन 1867 ईस्वी में मुंबई में महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने विधवाओं के बाल कटवाने, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यों में लगने वाली भारी लागत, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विधवा विवाह के लिए कार्य किया। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्य समाज। तो 19वीं शताब्दी में भारत में आरंभ हुआ समाज सुधार आंदोलनों में अग्रणी था ये आर्य समाज। और 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है, और ये कहाँ किया गया था? मुंबई में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दयानंद सरस्वती ने, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती ने जो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया था। और स्वामी जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ही आपके सीरीज में पूछे गए हैं। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था, और इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन किया। दोस्तों यहाँ पे देखिए अब अक्सर आप ये जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश से स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या है? उसमें हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत, ये लोग आप डिटेल स्टडी में देख लीजिएगा। और रामकृष्ण मिशन परमहंस बंगाल के एक महान संत थे। इन्होंने संन्यास, चिंतन एवं भक्ति के माध्यम से मुक्ति पाने के साथ ही मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके संदेश को लोकप्रिय बनाया तथा उन्हें भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया।
उसे भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया और स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद के विषय में भी आपको पता चल गया और उनके गुरु जी के विषय में भी पता चला कि उन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दोस्तों यहाँ पर आगे हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रूसी महिला मैडम हेलेना और पेट्रोना ब्लैंटवास्की एवं अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने की थी। और सन 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडयार चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित किया गया। दोस्तों ये दोनों फैक्ट ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी और भारत में इसका जो कार्यालय है वो कहाँ है और वो कब स्थापित हुआ। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बेसेंट ने सोसाइटी के माध्यम से भारतीय समाज के पुनर्जागरण के लिए अनेक कार्य किए। इन कार्यों में बनारस में शिक्षा के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना भी सम्मिलित है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों के सक्रिय भागीदार के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी और ऐसे समय में ही सर सैयद अहमद खां का पदार्पण होता है और सर सैयद अहमद खां ने के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती माने जाते थे ये, और अब हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए थे चूंकि इन्होंने आंदोलन चलाया। और दोस्तों 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपेक्षा अच्छी स्थिति में लाने के लिए वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपए का व्यक्तिगत दान भी किया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे अहमदिया आंदोलन। दोस्तों अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी और इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया था। वे पश्चिम उदारवाद ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित भी हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरे चैप्टर में राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों आपको पता है कि अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम को राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने का श्रेय जाता है। यहाँ पे देखिए एओ ह्यूम ने 1883 से ही भारत के प्रमुख नेताओं के एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए विचार विमर्श करना प्रारंभ किया था और 28 दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। दोस्तों यही देखिए आपको मैं फैक्ट बता रही थी कि 28 दिसंबर 1885 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी और एओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और दोस्तों इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये कुछ फैक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बंग भंग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयासों से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही थी और इस राजनीतिक जागरूकता का जो केंद्र था वो बंगाल था, जहां से संपूर्ण देश में इसे प्रसारित किया जा रहा था। दोस्तों यहाँ पर देखिए उस समय जो था, चूंकि बंगाल काफी बड़ा था तो बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सम्मिलित थे और लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की थी? 16 अक्टूबर। ये आप याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बांटो और राज्य करो। बंगाल विभाजन पश्चिम एवं पूर्वी बंगाल 2 प्रांतों में विभाजित किया गया था। वे समझ रहे थे कि सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर बांटो और राज्य करो की नीति को अपना रही है।
दोस्तों जैसा कि भारतीय ये समझ रहे थे कि ये जो सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, ये हिंदू और मुसलमानों को बांट कर आपस में लड़ा रही है, और जिससे कि वो बांटो और राज्य करो की जो उसकी नीति है उसमें वो सफल हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। आपको पता है रॉलेट एक्ट हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपका ये डिटेल स्टडी में तो हमने पढ़ा ही है, इसके अलावा हम लोग राजन सीरीज और पॉन सीरीज में पढ़ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रिटिश सरकार के न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जाती है, और कमेटी में 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और कमेटी के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए थे। पारित होने के उपरांत इन विधेयकों में रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध भी किया था, और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग भी कहा था, यानी कि शैतानी लोग की संज्ञा भी गांधी जी ने दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्ट को लागू करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय नेताओं द्वारा कड़ाई से विरोध करने के बाद भी रॉलेट एक्ट विधेयक लागू कर दिया जाता है, और इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति में व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उस पर मुकदमा भी चला सकता है। इस प्रकार अपनी इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती है, और इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसके साथ ही इसे काला अधिनियम और आतंकी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके कई नाम है, काला अधिनियम, आतंकी अपराध अधिनियम, और साथ ही बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। और दोस्तों यही एक ये जो एक्ट है, इसी एक्ट के लागू होने के बाद से जो भारत में संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके उनको जेल डाला जा सकता था, और उनके पास किसी भी तरह का ना ही कोई अपील होगा, ना ही उनके पास कोई दलील होगी, यानी वो कुछ भी अधिकार नहीं रखते। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यही रीजन होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। और इसी दिन 13 अप्रैल यहाँ पे देखेंगे 1699 को 10वें और अंतिम गुरु, यहाँ पे देखेंगे 1699 को 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इसी बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार, और अमृतसर में उस दिन यह मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग जो थे वो दूर दूर से आए हुए थे इस मेले में। और दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ये रॉलेट एक्ट था, इसके विरोध में कहीं ना कहीं देश में जो क्रांतिकारी थे वो आंदोलनरत थे। तो दोस्तों यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उन्हीं के विरोध में ही कहीं ना कहीं ये जो अमृतसर जलियांवाला बाग में जनसभा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें जनरल डायर पहुंचता है, और वहाँ पर जो अंग्रेज सिपाही थे उन्हें यह हुक्म दे देता है कि वो उन पर फायरिंग करें, यानी जो भारतीय हैं उन पर फायरिंग करें। और जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हो जाते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी उपाधियों का त्याग किया था। तो दोस्तों नाइटहुड उपाधि का किसने त्याग किया था, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड उपाधि को वापस कर दिया था, और महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी थी। जब 1997 जब महारानी एलिजाबेथ भारत आती हैं, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जब भारत आती हैं, तो वो मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से 1922 तक चला था, और भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा, और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट की थी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए
खिलाफत आंदोलन द्वारा धर्मांधता उभारे जाने के कारण दक्षिण भारत के मालाबार में भीषण हत्याकांड भी हुए थे, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और जो मोपला थे ये आर्थिक दृष्टि से निर्धन मुस्लिम किसान थे ये, जिनका शोषण ब्रिटिश नीतियों के से एक तरह से जो लाभान्वित नंबूदरी जमींदार थे वो कर रहे थे। तो ये जो मोपला गरीब मुस्लिम किसान थे वो नंबूदरी जमींदार के द्वारा शोषित किए जाते, और ये जमींदार किसके द्वारा हायर किए जाते थे? ये अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हायर किए जाते थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 1921 ईस्वी में इन्होंने अपनी दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन और हिंदू शोषक वर्ग को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया था और इसका विरोध किया था। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना पर इस विद्रोह का प्रतिकूल असर भी पड़ा। अब दोस्तों हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था और इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया। तो दोस्तों आपको पता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि रॉलेट एक्ट का भी उन्हें विरोध करना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी विरोध करना था और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में भी उन्होंने ये आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। और 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन भी किया जाता है और इस आयोजन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे चौरी चौरा कांड। दोस्तों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में हुई एक घटना में इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज कर दिया। दोस्तों क्या होता है, पुलिस ने यहाँ स्वयं सेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह से पीटा था क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न मूल्यों में बिक्री का जो वृद्धि हुई थी उसमें विरोध कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों का ये नेतृत्व भी कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों ने एक जत्थे का पुलिस पर हमला कर दिया, यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस के एक जत्थे पर हमला कर देते हैं। पुलिस ने गोलियां चलाई, पुलिस की गोलियां जो थी वो कहीं ना कहीं पुलिस की गोलियों की वजह से सारे जो भारतीय थे वो उत्तेजित हो जाते हैं और पुलिस पर आक्रमण कर दिया था और सिपाही भागकर थाने में घुस जाते हैं क्योंकि दोस्तों उनकी जो गोलियां थी वो समाप्त हो चुकी थी और भीड़ ने थाने में भी आग लगा दी थी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भी भीड़ ने मार डाला और पुनः आग में फेंक दिया और इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी हुए गांधी जी, यानी कि इस जो घटना हुई थी इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत होते हैं और उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लेने का घोषणा कर दी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अनेक राष्ट्रवादी नेताओं जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति भी प्रकट की। यानी कि यहाँ पर अगर भारतीयों ने एक बार अंग्रेजी शासन का नुकसान किया तो कहीं ना कहीं भारतीयों का मनोबल यहाँ पे बढ़ा था, लेकिन जब गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इनके जो भी सहयोगी थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो कहीं ना कहीं इनसे असहमत हुए क्योंकि यहाँ पर गांधी जी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे, उन्हें हिंसा बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो उन्होंने अपने प्लेस पे तो सही किया कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन चूंकि जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों के जो नेता थे या जो भी क्रांतिकारी थे उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। चलिए आगे देखते हैं काकोरी कांड। दोस्तों काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध होने वाले एक तरह से विरुद्ध जो युद्ध छेड़े जाते हैं उसकी मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था, जो हुई थी 9 अगस्त 1925 को। और इस ट्रेन डकैती में जमीनी के बने 4 माउजर पिस्तौल और काम में लाए गए थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों इसमें देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र नाथ लाहौड़ी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया जाता है और क्रांतिकारी में जिसमें थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब 6 सहयोगियों के साथ
समूची ट्रेन पर आक्रमण बोल देते हैं और सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने केवल सरकारी खजाने को लूटा था, लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर सरकारी खजाना लूटने का तो आरोप लगाया ही, साथ ही साथ मुसाफिरों की हत्या करने का भी उन पर मुकदमा चला। और दोस्तों जिसमें राजेंद्र लाहौड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को भी मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा इसमें किनको किनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्लियर, यहाँ पे आपको याद रखना है कि राजेंद्र लाहौड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्यु यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। स्वराज दल पार्टी 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर किए जाने के बाद जो नेता थे वो बहुत क्षुब्ध हुए थे और इसी कारण से नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया था जिसका नाम था स्वराज दल। और दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, इस स्वराज दल की। और इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जिसमें इनका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। स्वराज पार्टी ने भारतीयों के लिए एक अधिक से अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया। आपको यही याद रखना है कि स्वराज दल किससे संबंधित था, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से संबंधित था। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइमन कमीशन। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। और दोस्तों इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे। और साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। दोस्तों कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। और इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन जो था जिसमें ब्रिटेन की जो संसद थी उनके द्वारा ही सदस्यों को मनोनीत किया गया था। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इसमें टोटल 7 सदस्य थे जो कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो भारतीय थे ये इस वजह से रुष्ट थे इनसे कि क्योंकि ये जो सदस्य थे सातों के सातों अंग्रेज थे, इसमें से कोई भी भारतीय नहीं था। जब हमारे देश से संबंधित कानून बनाए जा रहे हैं तो उसमें हमारे देश के लोगों का भी तो शामिल होना जरूरी है। और दोस्तों 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। दोस्तों भारतीय भी द्वैध शासन से परेशान हो चुके थे, वे इनमें परिवर्तन चाहते थे। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। दोस्तों इस कमीशन के भारत आगमन से पूर्व ही इसका विरोध प्रारंभ हो जाता है क्योंकि दोस्तों भारतीयों को ये पता चल चुका था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है। देश के सभी प्रमुख नगरों में नाविकों में हड़ताल करके, काली झंडियां दिखा करके और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इसका स्वागत किया जाता है। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो साइमन कमीशन भारत जब आता है तो यहाँ पे नाविकों के द्वारा हड़ताल किया जाता है, काली झंडियां दिखाई जाती हैं और यहाँ पे एक नारा बहुत ही फेमस है, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों ये जो साइमन कमीशन है इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुई यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और दोस्तों देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान मिली थी, आपको इतना ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक है और 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पे भी शक होने लगा था और वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं करेगा,
इसके लिए भी भारतीय चिंतित थे। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गया, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। तो दोस्तों देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि 1929 में 6 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसमें जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाए गए थे उसको एक तरह से गैर कानूनी बताते हुए ब्रिटिश सरकार को झुकाने का प्रयास करना। इसमें जैसे कि नमक कानून का उल्लंघन करना, स्वयं के द्वारा नमक बनाया जाना, और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और उन्हें जला दिया जाना। तो ये कुछ कार्य थे दोस्तों आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये कार्य आते जिसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था और जो भी विदेशी वस्तुएं थी उनको जलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कानून तोड़ने की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्रेकिंग लॉज। दोस्तों कानून को जानबूझकर तोड़ने की इस नीति का कार्यान्वयन औपचारिक रूप से उस समय हुआ जब 12 मार्च 1930 ईस्वी को उनकी ऐतिहासिक दांडी यात्रा साबरमती से 79 अनुयायियों के साथ आरंभ हुई थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये जो नमक कानून तोड़ने की जो गांधी जी की नीति ये शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को, और ये साबरमती आश्रम से शुरुआत होती है इसकी। और दोस्तों ये 79 इनके अनुयायी थे गांधी जी के। और दोस्तों 5 अप्रैल को समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था नवंबर 1930 से 1931। ये आपके सीरीज में, आपके राजन सीरीज में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बस आपको इतना ही पूछा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, जो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को इसका उद्घाटन किया था, और इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ये आपको याद रखना है। और आगे चलिए देखते हैं, गांधी इरविन समझौता। दोस्तों 25 जनवरी 1931 को गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए थे, और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया था। और दोस्तों 17 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की, और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली, और 13 मार्च 1931 को एक समझौता जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 17 फरवरी 1931 को गांधी जी भारत के तत्कालीन वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड इरविन के साथ उनकी भेंट कराई जाती है, और उसमें उनकी बातचीत होती है, और वो बातचीत 15 दिनों तक चलती है। 13 मार्च 1931 तक एक समझौता होता है, इसे ही क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और ये देखिए समझौते के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है यहाँ पे, गांधी जी 12 सितंबर को MS राजपुताना नामक जहाज से घर पहुंचे, और इस सम्मेलन में कांग्रेस के एक मात्र ये प्रतिनिधि थे, और एनी बेसेंट मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे, यानी कि वो अपने खर्चे से इंग्लैंड गए थे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आपको ये ध्यान रखना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये कब हुआ था, ये हुआ था 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। और गांधी जी यहाँ पर 12 सितंबर को ये गांधी जी यहाँ पे MS राजपुताना नामक जहाज से घर पहुंच जाते हैं, और इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी वहाँ जाते हैं। और इसमें देखिए एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय अपने व्यक्तिगत खर्चे पर इंग्लैंड गए थे इस सम्मेलन में भाग लेने। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था। अगर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि बन के गए थे यहाँ पे महात्मा गांधी, लेकिन भारतीय टोटल 21 लोग भाग लिए थे, ये आपको याद रखना है। पूना समझौता, दोस्तों यहाँ पे देखिए पूना पैक्ट या पूना समझौता दोनों एक ही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदू तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया था, इसमें पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। दलित वर्ग के एक पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए जाते हैं, और
और व्यवस्थापिका सभा में हरिजनों के साथ है हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए हैं। जो व्यवस्थापिका सभा में जो हरिजनों का स्थान था वो हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आपका पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और यहाँ पे हम कह सकते हैं 1932 में जो हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेता जिसमें गांधी जी भी सम्मिलित थे, उनके बीच ये समझौता हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अब 47 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। आगे चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है। और हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। और कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कांग्रेस नेताओं में अगर हम देखें तो जयप्रकाश नारायण जो कि समाजवादी सदस्य थे, ये प्रतिरोधी बने अंग्रेजों के। और दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख उदारवादी नेता। दोस्तों यहाँ पे उदारवादी जो नेता हैं ये संबंधित हैं कांग्रेस से। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक उदारवादी नरम दल के नेताओं ने भाग लिया था। इनमें से कुछ प्रमुख उदारवादी नेताओं का वर्णन है। यहाँ पे देखिए हम लोग सीरीज में पढ़ चुके हैं कि प्रमुख उदारवादी नेता कौन है, जिसमें उदारवादी का मतलब नरम दल। तो उदारवादी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। और महात्मा गांधी के विषय में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 यानी 30 जनवरी 1948 तक इनका जो जीवन काल रहा। और दोस्तों भारतीय एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता थे ये। और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था, आपको पता ही है। और दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उनको राष्ट्रपिता कहा था। तो दोस्तों आपके एग्जाम में यही पूछा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से उन्होंने गांधी जी के नाम एक प्रसारण किया था जिसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी मांगी थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके 3 फैक्ट तैयार होते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से? रंगून रेडियो स्टेशन से। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920, नमक तोड़ने की नीति 1930 और जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और गोडसे और उनके षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई थी। 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी जाती है इनको। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी की स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा गया। देवनागरी यानी कि हिंदी में हे राम लिखा गया है। इनकी जो गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? राजघाट नई दिल्ली में। और दोस्तों 1920 से 1947 तक का काल भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये गांधी जी के विषय में महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नरम दल से संबंधित है, आपको हमने पहले देखा। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्र सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक रहे। महादेव गोविंद रानाडे के ये शिष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले के वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। तो दोस्तों आपको देखिए ये फैक्ट गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों आपके देखिए अति लघुत्तरी में अक्सर देखिए कभी दादा भाई नौरोजी के विषय में पूछ लेगा, कभी गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। तो अगर आपको ये फैक्ट पता रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे।
यहाँ पे देखिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्ण रूप से सहमत होकर उन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके इसके लिए उन्होंने क्या किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य थे? महादेव गोविंद रानाडे के, ये आप याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी भारत के वृद्ध पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। और 1853 ईस्वी में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोक मत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया की स्थापना की थी। ये भी आपको मैंने कई बार बताया और आपके राजन सीरीज में भी ये क्वेश्चन है। प्रमुख उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो उग्रवादी यानी कि यहाँ पे गरम दल की बात हो रही है। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया जिनका वर्णन निम्नलिखित है। इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये प्रमुख उग्रवादी नेता हैं। और यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस के विषय में देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए चूंकि उग्रवादी नेता थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और ये अपना हक लड़ के लेना जानते थे। और दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोगों ने तुरंत ही पढ़ा कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इस संगठन के प्रतीक चिन्ह के एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता है। दोस्तों ये झंडा आज भी हम लोग देखते हैं जिसमें इस झंडे में क्या आता है, दहाड़ते हुए बाघ का एक चित्र बना होता है। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब हम देखेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म भारतीय राष्ट्रीयवादी शिक्षक, समाज सुधार वकील, और अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इनका जन्म यहाँ पे 23 जुलाई को 1856 को हुआ था और उसके बाद 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म से अगर हम देखें तो ये एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक थे, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दोस्तों ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। दोस्तों चूँकि ये भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील थे, कहीं ना कहीं इनकी वजह से अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने क्या संज्ञा दी कि ये भारतीय अशांति के पिता हैं। और दोस्तों इन्हें बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त है। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये बहुत ही पॉपुलर है। आपको पता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? ये बाल गंगाधर तिलक का है। दोस्तों 1907 में यहाँ पे हम देखें कांग्रेस गरम दल और नरम दल यानी कि उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में विभाजित हो गया था। गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे और इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि लाल बाल पाल के नाम से, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही गरम दल से संबंधित हैं, उग्रवादी नेता हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय। दोस्तों यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया जिसके दौरान इन पर लाठीचार्ज हुई थी और उस समय ये बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और अंततः 17 नवंबर 1928 को इस महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दिया था। दोस्तों ये सब हम लोग बहुत ही अच्छे से सीरीज में भी रिवीजन कर चुके हैं, आपने डिटेल स्टडी भी कर ली है और यहाँ पर हम लोग फास्ट रिवीजन भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते समय इन पर लाठीचार्ज की जाती है अंग्रेजों के द्वारा और उसमें ये बुरी तरह से घायल होते हैं और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका
जो इतिहास पोर्शन था वो समाप्त हो जाता है और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है भूगोल पोर्शन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भूगोल पोर्शन यानी कि अध्याय 3 शुरू हो जाता है जलवायु। दोस्तों जलवायु जल तथा वायु से मिलकर बना, आपको मैंने बताया ही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। ये भी आपको पता है कि जहाँ पे जलवायु जिस तरह की होगी उसी के अकॉर्डिंग ही मानव का विकास होगा। अगर अनुकूल जलवायु होगी तो लोग वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, अगर प्रतिकूल जलवायु रहेगी तो वहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोप एवं दिहांग के अनुसार जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप होता है। जलवायु के तत्व यहाँ पर देखिए ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान और कोहरा, ये जलवायु के तत्व हैं। जलवायु की विशेषताएं हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से ऊंचाई, और इसके अलावा पर्वतों की दिशा, और नंबर 4 पर अगर हम देखें सागरीय प्रभाव, पवनों की दिशा। दोस्तों यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप लर्न कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आप डिटेल कर ले जाएंगे। और मौसम एवं जलवायु में अंतर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो मौसम होता है वो दीर्घकालिक ना होकर के शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो लंबे समय के लिए होती है। और भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्तीय मैदानी भाग, और दक्षिण का पठारी भाग। और दोस्तों उसके बाद तटवर्ती मैदानी और द्वीप समूह, ये जिसके अंतर्गत उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट कहलाता है। दक्षिण भाग में ये उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार तट है, दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट इसका कहलाता है। भारत के द्वीपीय भागों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप प्रमुख हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश एवं समग्र दृष्टि। उत्तर प्रदेश एक समग्र दृष्टि यहाँ पे, यानी कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर भाग में अवस्थित सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर स्थिति क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पूर्व से पश्चिम लंबाई देखें तो 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई देखें तो 240 किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे एक सरसरी निगाह में देखते चलेंगे। उत्तरी भाग में नेपाल और उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार और झारखंड है। ये इसकी स्थिति है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भौतिक विभाजन जो हुआ, उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र पड़ता है। और दोस्तों इसके अलावा गंगा यमुना मध्य का मैदानी क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र, और यहाँ पे खादर क्षेत्र। बांगर और खादर अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। दोस्तों बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, यानी कि जो बहुत पहले नदी का पानी वहाँ तक पहुँचता था, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है अब वहाँ पे नदी का पानी नहीं पहुँचता, तो वो बांगर क्षेत्र है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए खादर क्षेत्र क्या होता है कि खादर क्षेत्र से तात्पर्य कछार से है, जहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है, तो यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। क्लियर। चलिए दक्षिण का पठारी, यहाँ पे पहाड़ी पठारी क्षेत्र है। आपको पता है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र यानी कि यहाँ पे हमारा जो सोनभद्र इलाका पड़ता है। उत्तर की जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश की जनजातियों को हम देखें तो इसमें गोंड कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जा, सोनभद्र, और इसी तरह से खैरवार है, सहरिया, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं दोस्तों। और उसके बाद देखिए परहिया है, बैगा, पंखा, पनिया, अगरिया, पहाड़ी, चेरा, भुइयाँ, भुनी, थारू और बुक्सा। दोस्तों यहाँ पर देखिए अक्सर जो जनजातियाँ हैं वो सोनभद्र इलाके में ही हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गोर, धुरिया, नायक, ये सब जो हैं ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र में पड़ती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हम देख लेंगे। चूना पत्थर मिर्जापुर, कोयला सिंगरौली सोनभद्र में है, डोलोमाइट मिर्जापुर, बॉक्साइट बांदा, और कांच बालू इलाहाबाद, चित्रकूट बांदा, पोटास लवण इलाहाबाद, सेल खड़ी जिप्सम झांसी, यूरेनियम ललितपुर। ये उत्तर प्रदेश की शक्ति के साधन, ऊर्जा की सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न प्रमुख परियोजनाएं चला रही है। तो जो हमारे यहाँ शक्ति के साधन है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ विद्युत परियोजनाएं हैं, इसमें देखिए तापीय विद्युत परियोजनाओं में यहाँ पे देखिए
यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के अधीन कार्य करती है, जिसमें देखिए चंदौसी ताप विद्युत केंद्र है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, परीक्षा ताप विद्युत केंद्र है, अनपरा विद्युत केंद्र है। अनपरा जो कि सोनभद्र में जिले में स्थित है। पनकी, आपको पता है पनकी ताप विद्युत संयंत्र केंद्र कानपुर में स्थित है। और जल विद्युत उत्पादन, रिहंद जल विद्युत उत्पादन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जुलाई 1954 को सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। और दोस्तों इस परियोजना का नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था। रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी पर है, ये आपको पता ही है। ओबरा जल विद्युत परियोजना दोस्तों, रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में ओबरा सोनभद्र नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है, जिसे ओबरा बांध कहते हैं। माता टीला बांध, ये ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है, ये आप याद रखिएगा। और कृषि और सिंचाई से संबंधित कार्य यहाँ पे देखिए कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए अब रबी की फसल, खरीफ की फसल में देखें तो रबी की फसल में देखें तो गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, ये आलू एवं तंबाकू ये आते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में। और खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, सनई, जूट, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रदेश में प्रमुख फल आम, अमरूद, कांवला, केला, लीची, नींबू, संतरा ये सब हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। देखिए इस शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा आपको समझना था, और इधर के जो आपके अध्याय हैं ये सब आपको पहले से भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है दोस्तों, आपको पता है प्रदूषण शब्द अंग्रेजी के पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉल्यूशन शब्द से मिला, पॉपुलेशन तो आपका जनसंख्या हो जाएगा, पॉल्यूशन से बना है आपका प्रदूषण शब्द। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि शक्ति द्वारा पर्यावरण में असंतुलन की जो स्थिति होती है, असंतुलन यानी कि कहीं ना कहीं जो बैलेंस होता है पर्यावरण का वो नहीं हो पाता, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वायुमंडलीय प्रदूषण के प्रकार अगर हम देखें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के प्रकार आपको हम लोग डिटेल में सब पढ़ चुके हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण में देखिए जो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, इसमें समस्त गैसों का निश्चित अनुपात होता है। इन गैसों में विभिन्न प्रकार के जब असंतुलन हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। और इसी तरह से वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या आपको पता है कि घरेलू कूड़ा करकट जो सड़कों पर फेंकने से भी वायु प्रदूषण होता है, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, इससे भी वायु प्रदूषण होता है, ये सब कारण हैं। और दुष्परिणाम क्या होते हैं दोस्तों, दुष्परिणाम इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस निकलती है इसे दम घुटने वाली गैस कहा जाता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और वायु प्रदूषण के में नियंत्रण दोस्तों वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्ष लगाकर, यानी कि वृक्ष लगाकर हम जो वायु है उसको शुद्ध कर सकते हैं, ये सारे आपको पता ही है। जल प्रदूषण दोस्तों, जल ही जीवन, आपको पता है जल का प्रदूषण होना ही क्या कहलाता है, जल जब दूषित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अब दोस्तों आगे चलिए हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण के क्या कारण हैं दोस्तों। घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में डाल देने से भी जल प्रदूषण होता है। और जो भी हमारे यहाँ कल कारखाने हैं उनसे निकलने वाला जो गंदा कचरा होता है वो भी हमारे जल को दूषित करता है। और दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं दोस्तों, इससे अलग अलग तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, जैसे टाइफाइड, पेचिस। और इसके अलावा देखिए जापान में मिनीमाटा की खाड़ी के निकट जो मछुआरे पारे की अधिकता वाले जल में रहने के कारण जो मछलियां थी वो मर गई थी। आपको पता है मिनीमाटा रोग जो होता है उससे, यहाँ पे जापान में क्या हुआ था कि एक मिनीमाटा खाड़ी है उसमें पारे को डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मछलियां थी वो पारे की अधिकता की वजह से उसको जब भी कोई खाया था, जो मछुआरे पकड़ कर ले जाते जब कोई खाया तो उनको मिनीमाटा रोग हो गया था, पारे की अधिकता की वजह से होता है ये। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ये सब आपको याद रखना है। और दोस्तों आगे देखिए जल प्रदूषण का नियंत्रण किस तरह से किया जाए। वाहित मल को तालाबों में नहीं डालना चाहिए, कूड़े करकट को जलाशय में नहीं बहाना चाहिए, घरेलू जो भी अपमार्जक हैं उनको भी जलाशय में नहीं डालना चाहिए, और जो कीटाणुनाशक, खरपतवार नाशी जो प्रयोग किए जाते हैं उसको भी कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए, ये सारे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मृदा प्रदूषण कैसे होता है। मृदा यानी कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं जो जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, वो होता है मृदा प्रदूषण। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें ऐसे जो भी खाद हम उपयोग में ला रहे हैं उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं रासायनिक खादों के
वजह से जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो दोस्तों हमें वर्मी कंपोस्ट यानी कि जो केचुओं से खाद तैयार की जाती है उसका उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार की दाब तरंगे होती हैं जिनका संचरण प्रायः वायु द्वारा होता है। किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ जब कानों की सहन सीमा से अधिक हो जाती है तो वह अप्रिय लगने लगती है। इसे ही शोर या अधिक ऊंची आवाज़ कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह अवांछनीय आवाज़ जिससे मानव के कानों में दर्द होता है तो वो क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों देखिए ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारे कानों को, जैसे कोई भी साउंड जो बहुत तेज़ बजता है तो वो जो चीज़ हमारे कानों को पसंद नहीं आती है वही क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। और दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के कारण हम स्रोत देखिए, प्राकृतिक स्रोत द्वारा ध्वनि प्रदूषण, कृत्रिम स्रोतों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण। प्राकृतिक स्रोतों में अगर हम देखें तो तूफानी हवाएं, झरने और भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। और अगर हम देखें कृत्रिम स्रोतों में तो उद्योग धंधे, परिवहन के साधन और स्थलीय परिवहन के साधन, जलीय परिवहन के साधन, मनोरंजन के विभिन्न साधन जिसमें हम देखें तो टेप रिकॉर्डर और CD प्लेयर, साउंड बॉक्स, ये सब मनोरंजन के साधन जो हम प्रयोग करते हैं ये भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अब दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या हो रहे हैं? दोस्तों इससे देखिए रक्तचाप बढ़ता है, चिड़चिड़ापन आता है, सिर दर्द होता है, धड़कन तेज हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्वनि स्तर जो होता है 120 डेसिबल से अधिक होने पर गर्भवती महिलाओं पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय क्या? कारखानों में शिफ्ट की व्यवस्था की जाए, यानी कि एक ही समय में कार्य ना करके शिफ्ट वाइज कार्य किया जाए जिससे कि मशीनों की आवाज़ थोड़ा स्लो होगी। और कारखानों की दीवारों को शोर शोषक बनाया जाएगा जिससे शोर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। और जो कल कारखाने उसको बस्ती से बाहर बनाया जाए। और यहाँ पे देखिए नाभिकीय विकिरण प्रदूषण। दोस्तों आपको पता है ना कि रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा का जीवन में बहुत ही महत्व होता है, आपको पता है। परंतु इस ऊर्जा की उत्पत्ति के साथ रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होते हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों विस्फोटों के कारण वायुमंडल में रेडियोधर्मी प्रदूषण की अधिकता बढ़ गई है। देखिए जितना ही हमारा वैज्ञानिक युग है इसकी वजह से जितनी ही हमारे लिए सुविधा हो रही है उतनी ही कहीं ना कहीं असुविधा भी बढ़ेगी। दोस्तों अमेरिका द्वारा जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध में डाला गया परमाणु बम, उसके विकिरण से इतना भयानक विनाश हुआ कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। वर्तमान समय में परमाणु विकिरण से मानव जीवन पर पड़ने वाले दूरगामी दुष्परिणाम ही प्रमुख विषय रहे हैं दोस्तों। और विकिरण के प्रभाव देखिए अल्फा कर्ण विकिरण, बीटा कर्ण विकिरण और गामा कर्ण विकिरण, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुसत्ता का क्या मतलब कि जो कहीं ना कहीं खुद आत्मनिर्भर हैं। दोस्तों सभी राष्ट्रों के बीच मैत्री को बढ़ावा देने और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति को समर्थन देने के लिए स्वेच्छा से संयुक्त राष्ट्र में शामिल होते हैं। और इस संगठन का औपचारिक गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और उस समय यहाँ पे देखेंगे उस समय कितने देश शामिल हुए थे? 51 देशों ने इसमें साझेदारी की थी, यानी कि 51 देश उस समय सदस्य बने थे। यहाँ पे देखिए वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश शामिल हैं इसमें। और दोस्तों देखिए संयुक्त राष्ट्र को कभी कभी राष्ट्रों की संसद भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। महासभा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए महासभा संयुक्त राष्ट्र में विचार विमर्श के लिए मुख्य अंग होती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के लिए सिफारिश कर सकती है महासभा की बैठक हर वर्ष सितंबर से लेकर दिसंबर तक होती है। सुरक्षा परिषद। दोस्तों घोषणा पत्र के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। जब कहीं भी शांति के लिए खतरा हो तो इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद। यहाँ पे देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र परिवार के संगठनों के आर्थिक और सामाजिक परिषद कार्य में समन्वय रखने वाली केंद्रीय संस्था है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे न्यास परिषद। न्यास परिषद की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत उन न्यास क्षेत्रों, पूर्व उपनिवेशों या निर्भर क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख के लिए की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली के अंतर्गत इसको रखा गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों आपके एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन आते हैं और सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इस विश्व न्यायालय में 15 न्यायाधीश। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश होते हैं जो
15 अलग अलग देशों से होते हैं, जिनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद करती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सचिवालय, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश तथा महासभा 5 वर्ष के लिए करती है। दोस्तों अब हम देखेंगे जनगणना, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा तथा सरकार की जनहित योजनाएं। दोस्तों जनगणना देखिए, भारत में जनगणना का आधार जनसंख्या की संरचना है। जनसंख्या की संरचना से अर्थ जनसंख्या के ढांचे से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जनसंख्या का ढांचा किस तरह का होता है, जिसमें कि आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति और जनसंख्या जो भी जनसंख्या घनत्व है और व्यवसाय है, ग्रामीण और नगरीय अनुपात, ये सारी चीज़ें जनगणना के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हम इसमें दोहरा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए देखिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हम लोग केवल देख रहे हैं। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में और लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं भारत की जनसंख्या नीति। ये भी आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये सब आपको पता ही है कि जो विवाह की आयु थी वो 21 से 18 वर्ष करना, ये सब नीतियां हैं। जनगणना का महत्व क्या है, समाजशास्त्रीय महत्व में देखें जनसंख्या का आकार, उनकी संरचना की विशेषताएं, विभिन्न वर्गों और जातियों के संप्रदायों और धार्मिक व्यक्तियों का जनसंख्या में स्थान क्या है, ये सब चीज़ें दोस्तों। जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, विवाह आदि ये सब आते हैं। अर्थशास्त्रीय महत्व में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिए जनगणना संबंधी आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। राजनैतिक महत्व किस तरह से है जनगणना का, तो दोस्तों जनगणना निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी मदद करती है। तो दोस्तों किस तरह से निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा किया जाए उसके लिए भी जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, कि उसी के अकॉर्डिंग ही निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वही हम रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी वीडियो हम कैसे एक ही वीडियो में अगर कवर कर रहे हैं तो उसमें देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वही हम कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है मृत्यु दर में कमी, ऊँची जन्म दर, बाल विवाह, गर्म जलवायु, धार्मिक कारण, निम्न जीवन स्तर है, विवाह की अनिवार्यता, ये प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि के। जिसमें मृत्यु दर में कमी आई है तभी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ऊंची दर यानी कि जनसंख्या में जो जन्म दर ऊंची हुई है, यानी कि अधिक से अधिक बच्चों का जन्म हो रहा है, इससे भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। और जनसंख्या घनत्व दोस्तों जनसंख्या घनत्व के विषय में एक बार देख लेते हैं कि जनसंख्या से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है। दोस्तों इस प्रकार जनसंख्या का जो घनत्व है किसी देश या प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसी कारण इसे मानव भूमि अनुपात भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है वो क्या होता है, वो होता है जनसंख्या घनत्व, और इसको मानव भूमि अनुपात भी कहते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा आप। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये फैक्ट आप याद रखिए, 1991 में भारत में 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते थे, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण के उपाय। दोस्तों यहाँ पर देखिए सब डिटेल में आपको पढ़ चुके हैं। जो निर्धन व्यक्तियों को दवाइयाँ, इंजेक्शन निःशुल्क देना, ये जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय हैं, यानी कि किस तरह से परिवार नियोजन किया जाए, कम उम्र में बच्चों की शादी ना किया जाए, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल सिक्योरिटी। दोस्तों यहाँ पे देखिए नागरिक सुरक्षा संकट के दौरान नागरिक आबादी को सुरक्षा प्रदान करता है। नागरिक सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा का एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि जो देश के नागरिक होते हैं वो यहाँ पे अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा का ही जिम्मा लेते हैं, और उन्हें यहाँ पे जो भी पीड़ित रहते हैं उनको, आपदा से पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाते हैं। और युद्ध के समय देश की आंतरिक व्यवस्था में कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो व नागरिकों का मनोबल बना रहे, इसलिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीन आक्रमण के बाद इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम इसमें आगे देखेंगे भारत सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपको पता है कि इस योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाया जाता है, जो कि उसे रुपए डेबिट कार्ड के साथ रुपए 1 लाख की दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है।
और दोस्तों मेक इन इंडिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सितंबर 2014 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर को इसकी स्थापना की जाती है मेक इन इंडिया की। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस योजना में क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां, उनको आह्वान किया जाता है कि भारत में आएँ और अपने निवेश करें, और जिससे कि अधिक से अधिक लोग रोजगार प्राप्त कर सकें, और साथ ही साथ इससे भारत भी आगे होगा। यहाँ पे देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम जो कि शुरू हुआ था 16 अक्टूबर 2014 को। ये शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की जरूरत है, और इस कार्यक्रम का संचालन केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल भारत। आपको पता है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 1 जुलाई 2015 को, और इसके उद्घाटन समारोह में देश के प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान देश के सभी गाँवों और शहरों को डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन किया गया, जिससे कि देश के अधिक से अधिक लोग डिजिटल दुनिया से जुड़ सके। जैसा कि आज हम लोग डिजिटली माध्यम से ही अपना क्लास ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी अपना कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं, और मैं भी आपको पढ़ा पा रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत सरकार की स्वरोजगार योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे 15 अगस्त 2008 को इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे इसके अंतर्गत स्थापित 10 लाख, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए व्यापार के क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजनाएं इसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसके लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं था। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हम देखते चलेंगे। यहाँ पे अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,000 गाँवों को अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया जाता है, और इस गाँव में विश्व बैंक की सहायता से कार्य किए जाते हैं। दोस्तों देखिए विविधता में एकता, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, और आपको पता है कि भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए भौगोलिक अनेकता में एकता, राजनीतिक अनेकता में एकता, धार्मिक अनेकता में एकता, सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता, धार्मिक सहिष्णुता, भाषा की अनेकता में एकता, आर्थिक अनेकता में एकता। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं। भौगोलिक अनेकता में एकता का क्या मतलब है कि हमारा जो देश है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, फिर भी देश एक है। राजनीतिक अनेकता में एकता, इसी तरह से जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की राजनीति है, फिर भी अब जब देश की बात होती है, किसी भी तरह की देश पे आपदा आती है, तो सारे राजनीतिक दल एक हो जाते हैं। धार्मिक अनेकता में एकता भी इसी तरह से कि देश में अलग अलग धर्म है, फिर भी देश में अगर हम देखेंगे तो देश को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता भी इसी तरह से है। धार्मिक सहिष्णुता और भाषा की अनेकता में एकता, यानी कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हर भाषा का जो मेन है वो देश को एकजुट रखना। और आर्थिक अनेकता में भी एकता, दोस्तों देखिए देश के अलग अलग क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, फिर भी हमारे देश में आर्थिक अनेकता में एकता देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं देश के जो लोग हैं उनके अंदर भारतीयता विद्यमान है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आतंकवाद क्या होता है। आतंकवाद निरपराध लोगों तथा संपत्ति क्षति पहुँचाने का आज एक प्रमुख माध्यम बन गया है, यानी कि जो निरपराध लोग हैं और उनके द्वारा जो संपत्ति क्षति है अपने किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मुंबई में बम विस्फोट, अक्षरधाम मंदिर, गुजरात पर आतंकी हमला और इसका ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ तक कि संसद भवन भी आतंकियों का निशाना बन चुका, आपको पता ही है। और दोस्तों अब हम देखेंगे आतंकवाद के कारण क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप कुछ आतंकी संगठन है, उनके नाम देखिए, लिट्टे, हमास, रेड आर्मी। हमास का नाम तो अभी आप जल्दी ही बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, जब अफ़गानिस्तान और काबुल का जंग छिड़ा हुआ था। और यहाँ पे देखिए ISI, अलकायदा, लश्कर तैयबा, ये सब प्रमुख आतंकवादी संगठन है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे उपाय और समाधान क्या है, यानी कि आतंकवाद को किस तरह से समाप्त किया जाता है। दोस्तों अगर हम देखें तो
आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमें राष्ट्र के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी होगी और शिक्षा प्रदान करने पर भी विचार करना होगा कि किस तरह से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता आए, जिससे कि आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त किया जाए। सांप्रदायिकता का अर्थ दोस्तों देखिए, सांप्रदायिकता भी हम लोग डिटेल में बहुत बार पढ़ चुके हैं, यहाँ नोट्स के माध्यम से भी और साथ ही साथ हमने देखा था राजन सीरीज में भी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सांप्रदायिकता का अभिप्राय उस भावना से जो धर्म, भाषा, क्षेत्र और संस्कृति एवं प्रजाति आदि की भिन्नता के कारण एक समूह के दूसरे समूह से अलग रहने और विरोध करने की एक प्रेरणा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जाति, लिंग और यहाँ पे भाषा, क्षेत्र और संस्कृति के आधार पर एक भिन्नता पाई जाती है, जिससे कि अलग अलग समूह बन जाते हैं और इन्हीं समूहों को, अलग अलग समूहों को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता के कारण क्या है। फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों की नीति थी। मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिक कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हमें अपने धर्म, समुदाय और कह सकते हैं संस्कृति को ही बढ़ावा देना है। यहाँ पे देखिए जातीय व्यवस्था, सांप्रदायिक संगठन, धार्मिक कारण और असामाजिक तत्व, ये दोस्तों सांप्रदायिकता के कारण होते हैं। जाति व्यवस्था के कारण भी सांप्रदायिकता बढ़ती है और सांप्रदायिक संगठन की वजह से भी और धार्मिक कारण की वजह से भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। असामाजिक तत्वों की वजह से भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। अब दोस्तों देखिए सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। राष्ट्रीय एकता में ये बाधक है, तनाव और संघर्ष की स्थिति भी पैदा होती है, इसका दुष्परिणाम है ये। और असुरक्षा की भावना भी रहती है। कहीं ना कहीं एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय से कहीं ना कहीं मनमुटाव की वजह से असुरक्षा की भावना हो जाती है। भीषण नरसंहार भी होता है दोस्तों। आर्थिक विकास में बाधक भी है। राजनीतिक अस्थिरता भी आती है। असामाजिक तत्वों में वृद्धि होती है। परिवहन, एक तरह से पारिवारिक विघटन भी होता है। देखिए जब दो संप्रदाय आपस में कहीं ना कहीं विद्रोह करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो उस संप्रदाय से संबंधित परिवार होते हैं उनका विघटन होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सांप्रदायिकता उन्मूलन के क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का उन्मूलन किया जाए, राष्ट्रवादी एकतावादी साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाए, नैतिक शिक्षा का भी प्रचार किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जातिवाद। दोस्तों देखिए जाति एक जाति के सदस्यों की वह संकुचित भावना है जो समाज एवं राष्ट्र के हित की अवहेलना करते हुए अपने ही जाति की अन्य सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने तथा उनकी प्रगति को प्रेरित करने और मानव भावनाओं को यह संकुचित रूप से जातिवाद है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं लोग, जो मानव हैं, वो अपनी संकुचित भावना के माध्यम से जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जहाँ पर केवल वो अपने जाति का ही हित सोचते हैं और अन्य जाति के लोगों की अवहेलना करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जातिवाद विकास के प्रमुख कारक क्या क्या हैं। वैवाहिक प्रतिबंध, दोस्तों आपको पता ही है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार हम लोग सरसरी निगाह से देख रहे हैं कि वैवाहिक प्रतिबंध जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा जो रहती है और प्रचार एवं यातायात के साधनों में वृद्धि की वजह से जजमानी एवं प्रथा का विघटन। जातिवाद का उद्गम स्रोत जाति है। विभिन्न जातीय संगठन, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यातायात के साधनों की वृद्धि की वजह से भी लोग कहीं ना कहीं अपने जाति से जुड़ जाते हैं और वहाँ पे जातिवाद एक तरह से धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाता है। एक तरह से अपने ही जाति पर वो एक तरह से फोकस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जातिवाद के परिणाम क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता के यहाँ पे देखिए ये सांप्रदायिकता नहीं बल्कि जातिवाद होना चाहिए। यहाँ पे जातिवाद के दुष्परिणाम है राष्ट्रीय एकता में बाधक, तनाव एवं संघर्ष, और यहाँ पे देखिए प्रजातांत्रिक विरोध और सामाजिक एकता में भी बाधक है। नैतिक पतन होता है, इससे भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए दोस्तों जहाँ पे जातिवाद होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग अपने लोगों के हित की बात सोचते हैं और इस तरह से भाई भतीजावाद, आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी राजनीतिक दल हैं, अगर वहाँ पे जातिवाद को लेकर के होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने ही जाति, अपने ही घर परिवार के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। जातिवाद समाप्त करने के क्या उपाय हैं दोस्तों? तो जाति विरोधी शिक्षा दी जाए, अंतर विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया जाए, तो इस तरह से जातिवाद का अंत किया जा सकता है। और जातीय श्रेणीबद्धता को समाप्त किया जाए, जाति बोधक नामों का बहिष्करण किया जाए, जातीय संगठनों को हतोत्साहित किया जाए। जो भी जाति के नाम पर संगठन बनाए जा रहे हैं उनको हतोत्साहित किया जाए। हतोत्साहित मतलब उनको नकारा जाए और साथ ही सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया जाए।
अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे अनुसूचित जाति, आपको पता है ना, अनुसूचित जाति जो आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण का शिकार होते हैं, इन्हीं और साथ ही साथ गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनुच्छेद 17, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क आवास, निःशुल्क चिकित्सा, छात्रवृत्ति की व्यवस्था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आगे पंचशील सिद्धांत। दोस्तों आपको पता है ना, इसके प्रतिपादक सर्वप्रथम यहाँ पे देखेंगे पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था। दोस्तों यहाँ पे देखिए पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच आपसी बातचीत के द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पे देखिए पंचशील सिद्धांत के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई के बीच एक आपसी बातचीत था। अब यहाँ पे देखिए सब पंचशील सिद्धांत से संबंधित तथ्य हैं। अब यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति का प्रयास, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में व्यापक जनधन की हानि हुई थी और दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत का ये हमेशा प्रयास रहा है कि शांति बनाए रखें और साथ ही विश्व बंधुत्व की भावना भी भारत में, आपको पता है कि वसुधैव कुटुंब की भावना पर जोर दिया जाता है, पूरा विश्व ही हमारा बंधु है, इस तरह की भावना पर जोर दिया जाता है और इस तरह से भारत में हमेशा शांति का प्रयास किया जाता रहा है। यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं कि हमारा जो भारत की जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो गरीबी है दोस्तों। अब गरीबी क्या होता है दोस्तों, गरीबी का आशय उस सामाजिक व्यवस्था से जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर पाते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो गरीबी, एक तरह से उनके अंदर गरीबी है, कहीं ना कहीं वो अपने जो भी दैनिक आवश्यकता वो उसको भी पूरा नहीं करते, यानी कि वो अपना रोटी कपड़ा और मकान, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं उसको भी नहीं पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे भारत में गरीबी के कारण क्या, सामाजिक कारण है जिसमें जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था और अशिक्षा है। आर्थिक कारण क्या, उद्योगों का असंतुलित विकास है, जनसंख्या वृद्धि है। और राजनीतिक कारण में हम देखें तो दोस्तों गरीबी का कारण राजनीतिक इसलिए क्योंकि ब्रिटिश नीति, राजनीतिक दलबंदी और समय समय पर युद्धों का बोझ, भ्रष्टाचार गरीबी का कारण है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए और इसके अलावा देखें तो बेकारी, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, मानसिक रोग जिसमें दुर्घटना भी आता है, भारत में गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर चलिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत देखते हैं। दोस्तों देखिए इसमें टोटल 98 पेज है। 98 पेज पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन आप लोग का कहना था कि मैम एक ही वीडियो में सब कवर करिए, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए। यहाँ पे देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हम देखेंगे। दोस्तों माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है। गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों आप समझेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, अर्थात अधिक तीव्र गति से होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी से वृद्धि होती है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने की जरूरत है कि माल्थस का ये कहना था कि जो भी हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है वो समांतर श्रेणी में हो रहा है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ी वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ी। यानी कि यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है 1, 2, 4, 8, 16 और 32, यानी कि 2 का गुना 4, 4 का गुना 8, 8 का गुना 16, 16 का गुना 32, इस तरह से तो जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन जो हमारे जीविकोपार्जन के साधन है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके हो रही है, यानी कि वो समांतर श्रेणी में हो रही है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यही कहता है कि जो जनसंख्या की वृद्धि वो गुणोत्तर श्रेणी में हो रही है और जो हमारे यहाँ साधन है वो समांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे बेरोजगारी के विषय में। दोस्तों बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें श्रमिक कामगार कार्य करने के लिए तो योग्य हैं और तत्पर भी हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, जैसा कि आज की स्थिति दोस्तों बन गई है। आज आप देखेंगे कि कितने लोग पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी वो अपने रोजगार की तलाश में पूरा जीवन उनका ऐसे ही चला जा रहा है, ना वो रोजगार कर पा रहे हैं और ना ही अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर पा रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पर अब एक बार आप देख लीजिए कि बेरोजगारी के घटक क्या हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। घटक या कारण आप दोनों एक ही समझिए। आर्थिक विकास की अपर्याप्त दर, यानी कि जो आर्थिक विकास हो रहा है उसकी दर जो है वो अपर्याप्त है, यानी कि पर्याप्त होती तब तो वो रोजगार उनके पास होता ही। कृषि के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में रोजगार के अवसरों का अभाव है, यानी कि यहाँ चूँकि आपको पता है कि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर अपना जीविकोपार्जन कर रही है, तो एक तरह से कृषि में जो रोजगार हैं वो बहुत ही कम है। और मौसमी रोजगार, आपको पता है मौसमी रोजगार जो कहीं ना कहीं समय समय पर ही केवल रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। संयुक्त परिवार और उद्योगों का धीमा विकास, अनुपयुक्त तकनीकी, भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती हुई, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्नातकों की संख्या। देखिए अधिक से अधिक लोग तो शिक्षित हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार और छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों देखिए अगर आपने ये सब चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ी हैं तो आप डिटेल में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम तो है कि आप किसी भी तरह से मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं के मध्य बेरोजगारी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाए गए, जिसमें स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये सब हैं। जन्म एवं मृत्यु दर, आपको पता है भारत में मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम है और वर्तमान जनगणना के अनुसार अशोधित जन्म दर प्रति 1000 पर 21.8 और मृत्यु दर 7.1 है। दोस्तों ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिंग अनुपात। दोस्तों लिंग अनुपात का क्या मतलब होता है? देखिए भारत की जनसंख्या में लिंगानुपात का निर्धारण प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या से होता है। लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों देखिए लिंगानुपात का मतलब यहाँ पे देखिए एक लाइन बहुत ही अच्छे ढंग से बताई जा सकती है कि जब लिंगानुपात कहीं ना कहीं थोड़ा समान होगा तो यहाँ पे ये आकलन लगाया जा सकता है कि जो स्त्रियों की स्थिति है वो अच्छी होगी, तभी तो वहाँ पे महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो समान है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें साक्षरता। साक्षरता का अर्थ होता है साक्षर होना, पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मापक होते हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता तो वो साक्षर माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 9, भारत में खाद्य सुरक्षा और भूमंडलीकरण। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या कि खाद्य संरक्षण, तो संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणु की वृद्धि को रोकना और साथ सड़ी हुई दुर्गंध पैदा करने वाली वसा के ऑक्सीकरण की गति को धीमा करना। यानी कि किस तरह से हमारे यहाँ जो भी खाद्यान्न हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, वो किसके अंतर्गत, वो खाद्य संरक्षण के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित अलग अलग चुनौतियाँ जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण, अनिश्चित खाद्यान्न उत्पादन और जलवायु परिवर्तन, सिंचाई व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना, उन्नत किस्म के बीजों की अनुपलब्धता, प्राकृतिक आपदाएं और खाद्यान्न भंडारण की समस्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे एकीकृत बाल योजनाएं और यहाँ पे देखिए ICDS की प्रमुख योजनाएं, जिसमें यहाँ पे देखिए जो है जिसके अंतर्गत किशोरी शक्ति योजना, धनलक्ष्मी योजना, पोषण कार्यक्रम योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये सारी योजनाएं आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है मिड डे मील योजना, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। दोस्तों यहाँ पर देखिए मध्याह्न भोजन योजना 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997 से 98 तक वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया, यानी कि 1995 में आरंभ की गई लेकिन 1997-98 में देश के प्रत्येक ब्लॉक में इसका आरंभ कर दिया गया था। और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 से शामिल कर लिया गया। अब दोस्तों आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण। देखिए अब अक्सर आपके एग्जाम में वैश्वीकरण भी पूछ लेता है या भूमंडलीकरण, तो दोनों का मतलब सेम है दोस्तों। वैश्वीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिडेंस ने किया था, ये आप याद रखिएगा, एंथनी गिडेंस। और वैश्वीकरण विचार को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। यहाँ पे देखिए भारतीय कथन अगर हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही वैश्वीकरण के माध्यम से चरितार्थ कर सकते हैं, यानी कि पूरे विश्व को हम लोग बंधुत्व के रूप में देखें, जहाँ पर
हम पूरे विश्व को देखिए, भारत की जो नीति है, विदेश नीति जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे ना हम किसी से बैर रखते हैं, ना ही हम किसी से मित्रता बहुत ज़्यादा रखते हैं, ना ही किसी से शत्रुता रखते हैं। वैश्वीकरण की विशेषताओं में अगर हम देखें तो दोस्तों पारस्परिक निर्भरता होती है, विकसित देशों के साथ नियंत्रण, विकसित देशों का नियंत्रण होता है। वैश्विक यहाँ पे पारस्परिक निर्भरता, विकसित देशों का नियंत्रण, विकसित देश यानी कि यहाँ पे हम अमेरिका जो है जो विकासशील देशों पर नियंत्रण रखता है, और मानवता का विकास होता है, तकनीकी शिक्षा का भी विकास होता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि वैश्वीकरण में जहाँ पर लोग पूरे विश्व में, हम कहीं ना कहीं पूरे विश्व को साथ सहयोग कर सकते हैं, और अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करना भी इसमें शामिल है, और साथ ही साथ किसी भी आपदा के समय सहयोग करना, ये सारी चीज़ें भी शामिल है। पारस्परिक निर्भरता जिसे हम कहेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे आगे है आपका लास्ट चैप्टर, आंकड़ों का प्रदर्शन एवं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। दोस्तों यहाँ पर देखिए सांख्यिकी के विषय में हम लोग देखेंगे। सांख्यिकी में समांतर माध्य जिसे हम मध्यमान भी कहते हैं, मीन, मध्यांक, मीडियन और बहुलक, मोड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समांतर माध्य की गणना किस तरह से की जाती है। दोस्तों ये सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2016 में देखिए पूछा भी गया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जहाँ पर m बराबर सिग्मा x बटा n होता है, जहाँ पे m मध्यमान है, सिग्मा x समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग है, और n है समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या, यानी कि कुल योग बटे कुल संख्या, ये आपको ध्यान रखना। और मध्यमान क्या होता है, मध्यमान किसी आरोही अथवा अवरोही रूप में व्यवस्थित आंकिक श्रृंखला का वह स्थानीय मूल्य जिसके ऊपर उन नीचे आंकिक श्रृंखला के आधे आधे अंक रहते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ये मध्याह्न यानी कि m बराबर n+1/2, जहाँ पर n आंकड़ों की संख्या है। इसी तरह से आपसे पूछता है, अगर मध्यांक देगा तो उसमें आपको इसी तरह से जितने भी संख्या रहेंगे उसमें n+1/2 कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, 7, 11, 10, 6, 10, 6, 7। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उपरोक्त अंकों को आरोही क्रम में लगा देते हैं। देखिए आरोही क्रम में लगा दिया गया है, यानी कि घटते क्रम में। और अब अंकों की संख्या n का मान निकाल लेते हैं, और अंकों की संख्या n का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए और ये देखिए, तो ये बीच में कितना है, 7। और इसी तरह से भी अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से n+1/2 भी, यहाँ पे देखिए 7+1, टोटल 7+1/2। यहाँ पे देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, तो 7-1/2, यहाँ पे 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। अतः चौथा पद इसमें कौन सा है, चौथा पद इसमें कौन सा, 1, 2, 3, 4, चौथा पद 7 है, तो यहाँ पे चौथा पद अंक 7 श्रेणी का मध्यांक अंक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मध्यांक अंक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बहुलांक क्या होता है। दोस्तों बहुलांक किसी अंक वितरण में वह भाग है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है। यहाँ पे क्या देखना है, वहाँ पे हमने देखा कि टोटल कितना था और बीच में कौन सा आ रहा है, और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलांक की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिए गए अव्यवस्थित आंकड़ों में निरीक्षण करने पर पता चलता है कि उपरोक्त आंकड़ों में 9 अंक की 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो निम्नानुसार उपरोक्त आंकड़ों का बहुलांक 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि इसका मोड पूछेगा अगर आपसे, तो मोड में आपको ये देखना रहेगा कि किस अंक की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे आपको ये देखिए 9, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यानी कि 9 की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है। तो ये बहुलक क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपका हिंदी और सामाजिक अध्ययन और साथ ही साथ शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, तीनों ही डिटेल स्टडी कराई गई है। और दोस्तों आपको इसकी PDF और साथ ही इससे संबंधित जो भी टेस्ट पेपर हैं, और आपको बिना ऐड आए वीडियो को कंप्लीट करना, ये सब आपको टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप ऐप से भी ज़रूर पढ़िए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।
हम्म।